पार्ट 2 है। साउंड का क्या है? पार्ट टू। 2। पहला सवाल है यहाँ पे, बोलेगा स्टिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाई। अब जो साउंड का जो स्टिलनेस होता है वो क्या चीज़ से अब साउंड का फीचर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अब ये पार्ट में आज हम लोग। तो स्टिलनेस एक साउंड का फीचर है, उसका कैसे से हम लोग क्या डिटरमाइंड होता है, तो ये सब गलत है। उसका डिटरमाइंड होगा नॉन ऑफ द एबव गलत। एम्पलीट्यूड नहीं, वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइंड होता है। क्या चीज़ से डिटरमाइंड होता है? फ्रीक्वेंसी से। स्टिलनेस मतलब क्या होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ का हाई हो तो उसका पिच भी क्या हो जाएगा? हाई। तो वो साउंड जो निकलेगा श्रिल, जैसे चिड़िया का आवाज़, तो वो उसमें स्टिलनेस ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच हाई रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी लो होता है तो वो साउंड क्या निकलेगा? लो पिच। और वो आवाज़ कैसे होगा? डीप। जैसे कि ये शेर का दहाड़ना या गिटार का बास। तो इसमें यही याद रखना है कि जो ये होता है ना स्टिलनेस, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। अब फिर स्टिलनेस मतलब क्या हो गया? हाई पिच। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉ इच एक्स देन वेवलेंथ ऑफ ए कितना। तो देखो ये फिगर अच्छे से समझो। कोई भी जो है साउंड वेव ऐसे चलता है कि नहीं? ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे? क्रेस्ट। इसको गर्थ को ट्रॉ। फिर ये क्या हो गया? क्रेस्ट। फिर ये क्या हो गया? ट्रॉ। ट्रॉ। तो वेवलेंथ कैसे नापते हैं? तो वेवलेंथ का मतलब याद रखो, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या दो ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। अब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉ इज एक्स। मतलब एक क्रेस्ट और अगला ट्रॉ आएगा, ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया? एक्स। तो वेवलेंथ पूछ रहा है क्या होगा? वेवलेंथ पूछ रहा है क्या होगा, बताओ क्या होगा? अगर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया? एक्स। लेकिन लेकिन ये भी ना होता है, तुमको जोड़ेंगे तब ना तुमको मिलेगा वेवलेंथ, ठीक है ना। तो क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच अगर डिस्टेंस दिया हुआ एक्स तो वेवलेंथ हो जाएगा 2x। क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया एक्स तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? एक्स ही होगा, ठीक है। इसी टाइप का सवाल है, फिगर बना के इसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तुम्हारा पिच होता है साउंड का किस पे डिपेंड करता है, तो हम एक ट्रिक याद कराते हैं, LAPF। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे। तो पिच पूछ रहा है किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। अभी पढ़ाए थे स्टिलनेस, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। तो पिच और स्टिलनेस की बात है कि नहीं? बात है कि नहीं है। लो पिच क्या होता है? डीप साउंड। हाई पिच को ही करते हैं स्टिलनेस। ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ ए साउंड इन द एयर इज। तो बताया टेम्परेचर बढ़ाने पे साउंड का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पे साउंड की स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड कितना होता है? उस दिन याद कराए थे 332 होता है। इसके आसपास क्या हो जाएगा? 331 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। अब 22 डिग्री पे साउंड कितना होता है? 344। तो इसको नोट करके लिख लोगे। स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 331। अब 22 डिग्री पे 344। दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से फोटो लिया हुआ है, 331 और 344। समझ में आ गया? तो 0 डिग्री पे कितना है? 331 या 32। और 22 डिग्री पे कितना था? 344। कितने? 22 में 344। कैसे याद रखे इसको? तो 22 दूनी 44। अब यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी में ग्राफ अभी देखा है ना, ग्राफ दिया हुआ कि अलग अलग चीज़ में साउंड का स्पीड कितना है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। उससे कम, सबसे कम गैस में। तो यहाँ पे मटेरियल पूछ देता है कि सॉलिड में तो अल्मुनियम भी हो गया, निकल भी हो गया, स्टील भी हो गया, आयरन भी हो गया, ब्रास भी हो गया, ग्लास भी जो होता है, फ्लिंट ग्लास मतलब कांच। तो उसमें क्या है, किसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा अल्मुनियम में, उसके बाद निकल में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद आयरन में, फिर ब्रास में, फिर ग्लास में। कैसे याद रखे सर?
इसमें वाटर में सबसे ज़्यादा लिक्विड में किसके होगा, सबसे ज़्यादा सी वाटर में, फिर डिस्टिल वाटर, इथेनॉल में, मिथेनॉल में, इसमें गैस में तो हाइड्रोजन में, उससे कम हीलियम में, फिर एयर, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइन से सजाने के लिए देगा एमसीक्यू में कि बताइए किस में जाते हैं या फिर अरेंज कीजिए। तो पहला वाला रो को एक साथ याद रखो, अंशी बीजी, क्या नाम है, अनीस बीजी, क्या है, अनीस बीजी, अंशी है, SI है, अंशी बीजी, अंशी बीजी, अंशी बीजी, ठीक है। कैसे, ए से सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम में, एन से निकल में, एस से स्टील में, आई से आयरन में, बी से ब्रास में, जी से ग्लास में। तो याद हो गया अंशी बीजी। फिर लिक्विड में, फिर उसके बाद क्या होगा, इन सब के बाद लिक्विड में होगा थोड़ा कम। तो लिक्विड में भी अब इसको सजाने के लिए तो क्या आएगा इसका, WEM, सब मीटर पर सेकेंड में याद रखेंगे, स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में, WEM, W से सी वाटर, फिर डिस्टिल वाटर, E से इथेनॉल, फिर M से मिथेनॉल। एक गैसेज में तो इसका ट्रिक है HAO, हेओ, S से हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर एयर, फिर ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, हेओस। तो याद हो गया अंशी बीजी, WEM, हेओस, अंशी बीजी, WEM, हेओस। और फिर ज़्यादा एक जानवर का दिमाग घूमेगा तो इसका वैल्यू भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम में कितना होता है। तो ये चारों तो कम से कम याद कर लो, ऊपर का पूछेगा तो इसी में सबसे ज़्यादा होता है। तो अप्रॉक्सीमेट याद करो, दोनों का होता है 6000, कितना होता है 6000। फिर उसके बाद आओगे तो तुम दोनों का 5000, 5000, फिर 4000, 3000। समझ में आया। 3000। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या ट्रिक बताएं स्पीड ऑफ साउंड का। पहला है अंशी बीजी, अल्युमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास फिलिंग। 6000 ही दोनों का है, 6000 के आसपास, दोनों का 5000 के आसपास है, इसका 4000 है, इसका 3000 है। फिर नीचे में आते हैं वाटर, तो WEM वाटर में क्या है सबसे पहले, सी वाटर, फिर उसके बाद क्या है डिस्टिल वाटर, ई से इथेनॉल, एम से मिथेनॉल, फिर उसके बाद क्या है हेओस, HAOS, हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। गैस जितना भारी होते चल जाएगा स्पीड क्या होते चला जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड कम होते चला जाएगा। सबसे ज़्यादा स्पीड गैस में होता होगा, गैस में है, सॉलिड में, उसमें भी सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम में। अब ऐसे सवाल आएगा कुछ टफ टाइप का, तो कैसे बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड क्या होगा डिफरेंट मीडियम में, यहाँ पे दिया हुआ है। इन सी वाटर द स्पीड ऑफ द साउंड इज इतना, बताइए। इन वाटर डिस्टिल स्पीड ऑफ द साउंड इज इतना। तो सबसे पहले तुमको वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, तो तुम इसी से तो निकाल सकते हो अगर वैल्यू। हाँ तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कौन पहले है कौन बाद में, कौन पहले, इसी से दिमाग लगाना था। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सी वाटर में, उससे कम डिस्टिल वाटर, सी वाटर, डिस्टिल वाटर, सी वाटर में नमक रहेगा, डिस्टिल वाटर एकदम शुद्ध। तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कम। तो यहाँ पे मतलब कि डिस्टिल वाला का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा, जबकि यहाँ पे कम दिखा रहा है। 15,000 14,000 इससे करना था, ठीक है। समझ में आ रहा है। वैल्यू नहीं भी पता, लेकिन 1500 वैल्यू नहीं पता, लेकिन फिर भी दिमाग लगा के उड़ा देना। तो ये टफ, सबसे टफ यही बन सकता है, ठीक है। घुमा के अब इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं बनेगा, जबकि अब पूरा इस चार्ट क्या करेगा, कॉपी में लिख लेगा एकदम, वैल्यू भी बता दीजिएगा बाद में क्या क्या नोट करना, बता दे रहे अब ये उसे बताते जा रही है, नोट कर लेना, ठीक है। क्या करेगा, नोट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे वो पीछे ही बताएं LAPF, उसको भी नोट कर लेगा ये फॉर्मूला। फिर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम द अनदर हैविंग ए सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब मान लो कि कोई यहाँ से भी आवाज़ आ रहा है, यहाँ से भी जो आवाज़ आ रहा है सेम पिच का आवाज़ है बाजा में से, यहाँ से भी आ रहा है सेम पिच का, यहाँ से भी आ रहा है तो सेम लाउडनेस पर आवाज़, यहाँ पे सेम लाउडनेस का। लेकिन ये दोनों है ना अलग अलग चीज़ से आवाज़ आ रहा है, मतलब बाजा का नहीं है, अलग अलग। तो इसको कैसे पहचानेंगे, बुक में तुम्हारे शब्द है टिम्बर। टिम्बर एक चीज़ क्वालिटी होता है साउंड का कि वो पहचान सकते हैं कि वो दोनों चीज़ अलग अलग आवाज़ कर रहा है। क्या है, अलग अलग आवाज़। अगर सेम पिच सेम लाउडनेस पर है तो कैसे पहचाने कि दोनों अलग अलग जगह से साउंड निकल रहा है, भले ही सेम पिच सेम लाउड है। तो टिम्बर एक क्वालिटी होता है, उससे पहचानते हैं। MCQ में पूछेगा, ठीक है। या फिर व्हाट इज टिम्बर पूछ सकता है, तो ये कर लेना।
तो ये भी लिख लेना कॉपी में, व्हाट इज टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर। Timber. तो द टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच इनेबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड फ्रॉम द अनदर हैविंग ए सेम पिच एंड लाउडनेस। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये एमसीक्यू बताओ, हाई पिच होगा तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच होगा तो लो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज कैसा आएगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज लो पिच एम्पलीट्यूड का ज़्यादा आएगा। आएगा तो लाउडनेस हो जाएगा, कम होगा तो फेंट, मतलब कम आवाज। आवाज। फेंट को ही इंग्लिश में कम कम को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेंट। यहाँ पे पूछ दे श्रील होगा तो मतलब क्या चाहिए, हाई पिच, और डीप होगा तो लो लो पिच। अब है यहाँ पे कि the velocity of the sound in most of the air is moist air is more than the dry air is because moist air has। अब यहाँ पे एक बार बोल रहा है कि जो साउंड का स्पीड है ना, ठंडा के दिनों में क्यों ज़्यादा वो आपको सुनाई पड़ता है, गर्मी के दिनों में कम। मॉइस्ट और ड्राई मतलब तो यही ना हुआ। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा स्पीड का साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड का साउंड क्या हो जाएगा, कम। डेंसिटी बढ़ेगा स्पीड का साउंड क्या हो जाएगा, कम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो वाटर वेपर हैव लेस डेंसिटी, जो वाटर वेपर होता है उसके पास लेस डेंसिटी होता है देन द एयर। वाटर वेपर होता है उसके पास क्या होता है, लेस डेंसिटी। इसी कारण वाटर वेपर में कैसा सुना साउंड सुनाई पड़ेगा, कम। भले ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, कैसा सुनाई पड़ेगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा कि मॉइस्ट एयर में क्यों ज़्यादा सुनाई पड़ता है ड्राई एयर के अलावा, क्योंकि मॉइस्ट एयर में डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा, कम ना होता है, density। उल्टा होता है, लेस डेंसिटी देन द ड्राई एयर। तो ये ठीक है, ये नोट करके भी लिख लेना, ये लाइन लिखना और ये लाइन लिख देना। फिर ये भी नोट करके लिखना, ये तब 8 में भी पढ़ाए थे, 9th में भी है। ये इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ये ऑडिबल रेंज। इंफ्रासोनिक होता है, फिर उसके बीच में आता है ऑडिबल रेंज, फिर अल्ट्रासोनिक होता है। इंफ्रासोनिक जिसका अगर फ्रिक्वेंसी क्या 20 हर्ट्ज से कम हो, और ह्यूमन रेंज बीच में जो होता है ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। या इसी को क्या लिखते थे, 20 किलो हर्ट्ज, याद आ रहा है, KHG। अब 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो स्पीड साउंड हो जाएगा, इस साउंड का स्पीड हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये तब पहले रेंज समझ में आ गया, कॉपी में इसको लिख लेना। अब एग्जाम्पल इधर लिख लेना। ये सब हम लोग किस रेंज को सुनते थे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, दोनों बात सेम है। ये हो गया। अब इसमें कौन कौन आता है, इसका एक एग्जाम्पल ये सब है, जैसे कि इंफ्रासोनिक राइनोज हो गया, हिपोज हो गया, एलिफेंट हो गया, वेल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, पिजन हो गया, स्क्वैड हो गया, कटल फिश हो गया, कॉड, गुएना, फॉल। ये सब इंफ्रासोनिक साउंड से आवाज बात करता है, तो ये सब याद रहना चाहिए। क्या होगा, इंफ्रासोनिक साउंड। हाँ, ये सब याद होना चाहिए। पूछ देगा कौन इंफ्रासोनिक सुनता है और कौन अल्ट्रासोनिक सुनता है। अल्ट्रासोनिक हम लोग सुनते हैं, अल्ट्रासोनिक सुनते हैं ना, इंफ्रासोनिक ना अल्ट्रासोनिक। हम लोग ऑडिबल रेंज सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है ना साउंड, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये कौन कौन सुनता है, द बैट, फिर से प्रेइंग मेंटिस, डॉल्फिन, डॉग, फ्रॉग, टोड्स। तो ये तो सर इतना टफ है याद करना, इसको कैसे याद करें, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ये जब भी पूछेगा इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक एमसीक्यू में पूछेगा, तो इसको छोड़ देंगे सिर्फ। ये तो पता ही है कि तब मानव सुनता है तो याद ही रहेगा, इसको सिर्फ याद करेंगे, बाकी इसी के आधार पे ऑप्शन आएगा तो छाड़ देंगे। तो इसका ट्रिक है कि एक डीएम है, क्या है, एक डीएम है, वो ऐप भी चलाता है यूटी में। क्या चलाता है, एक डीएम है, वो फेसबुक चलाता है यूटी में, ऐप भी बोलो, फेसबुक नहीं ऐप भी। तो डी से क्या हो जाएगा, डॉग। एम से क्या हो जाएगा, मंकी नहीं, मेंटीज। एम से क्या हो जाएगा, मेंटीज। ऐसे तो बहुत लोग होता है जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा वही बता रहे हैं सिर्फ। एम से मेंटीज, एफ से क्या है, फ्रॉग, बी से क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स कैसा सुनता है, सॉरी बैट्स, बैट्स। बी से क्या है, बैट। यू से क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में बात हो रही है, ट्रिक किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड का। टी से क्या है, टोड्स, टोड्स। टी से क्या है, टोड्स। एफ से क्या, फ्रॉग, टी से टोड्स। तो सब आ गया। ये सब किसका है, अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो ये याद हो गया। डीएम एफ बी यूटी में चलाता है। डी से है डॉग ना कि डॉल्फिन, सॉरी डी से है डॉग डॉल्फिन दोनों, डी से है डॉग डॉल्फिन दोनों। कुत्ता कैसा सुनता है, अल्ट्रासोनिक, डॉग डॉल्फिन दोनों, डॉग डॉल्फिन दोनों। मेंटीज, एफ से क्या है, फ्रॉग, टी से क्या है, टोड्स, यू से क्या, अल्ट्रासोनिक, टी से टोड्स।
तो ये लिख लेगा पूरा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साउंड एंड लाइट वेव्स। तब बताओ दोनों लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव है? गलत। साउंड वेव क्या है? साउंड वेव ट्रांसवर्स है। नहीं लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्ग दिला से कहा है ट्रांसवर्स वेव ये सबसे ज्यादा फर्स्ट में सवाल यही है। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स। लेकिन कई बार जो लाइट साउंड वेव है वो ट्रांसवर्स भी किस तरह का है? सॉलिड में सिर्फ। ठीक है। यहाँ पे है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंड क्रेस्ट इज एल देन द वेवलेंथ इज। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस एल है तो वेवलेंथ क्या होगा? तो हाँ तो एल ही होगा ना। दो पहले क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस 4L है तो ये वेवलेंथ क्या होगा? हमेशा एल देगा बोका कहीं के। 2L। फिगर नहीं बनाता, फिगर नहीं सोच रहा है तुम, फिगर नहीं सोच रहा है रे। ऐसे से जल्दी जल्दी बना लेना। ये क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस का कितना है? 4L। तो जब भी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना उसमें 2 इंटू कर दो क्योंकि यही तो फिर आधा आ जाएगा। तो क्रेस्ट ट्रॉ का डिस्टेंस है तो 2 इंटू कर देना। ठीक है। तो टोटल वेवलेंथ निकालने के लिए अभी उल्टा भी बोल सकता है कि अगर क्रेस्ट और ट्रॉ के वाले दो मतलब कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है 8L तो बताइए क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4L। समझ में? डिवाइड कर देंगे। वेवलेंथ निकालने के लिए हमेशा अगर दोनों का दिया हुआ है क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच का तो उसमें क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई। और अगर क्रेस्ट और ट्रॉ का देगा तो करते रहना। समझ में आ गया ना? एक बार फिगर बना के वो क्वेश्चन चिपका लेना कॉपी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड विल बी मैक्सिमम एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे साउंड किस में मैक्सिमम होता है? 25 डिग्री सेल्सियस नहीं बताया ट्रिक। NCBI तो बार बार बोला जाएगा कि अलग अलग हैं। NCBG या फिर उसका क्या बताएं? WEM। इसमें भी क्या बताए थे? पहले है C और फिर डिस्टिल। नमक वाला ऊपर है फिर डिस्टिल है। अब इसमें फिर इसमें क्या? हेओस। ऐसा ही पूछेगा टफ क्वेश्चन। ठीक है। 25 डिग्री किसमें है? अरे पगला 25 डिग्री पे तो सारा वैल्यू दिया हुआ है बुक में, नहीं दिमाग काम कर रहा है। 25 डिग्री पे ही सारा दिया हुआ है। वही जरा और अच्छा से लिखा हुआ है। ठीक है। NCBG WEM हेओस। अब उसके बाद है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट पर सेकेंड एरिया स्क्वायर। मान लो कोई साउंड एनर्जी है और कोई 1 मीटर यूनिट एरिया से गुजर रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। What should be the minimum distance between the source and reflector for इको होने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए? 17। याद कर लो डायरेक्ट। इको होने के लिए कितना चाहिए? 17। इको है 0.1 सेकंड से भी कम में आवाज क्या आता है? वापस रिफ्लेक्ट होके आता है। ठीक है। इको होने के लिए क्या चाहिए? 17। याद कर लो। इको होने के लिए क्या चाहिए? इको मतलब समझता है ना? इको मतलब बैक, वापस टकरा के नहीं आता आवाज वादियों में। फिर यहाँ पे Which technique is used to determine the depth of the sea to locate under the hill, water, valley, submarine, iceberg? अब क्या है समुद्र में जहाज चलता है ना तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि नीचे में जो है बहुत बड़ा आइसबर्ग है या खाई है, नीचे नहीं जाए जाते पानी के नीचे तो सोनार सिस्टम से करता है। उसमें साउंड एंड नेविगेट इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो उसमें किसका यूज होता है? सोनार टेक्निक यूज होता है। लेकिन उसमें किसका यूज होता है? तो एक वेव का यूज होता है। हमारे बुक में दिया वैसे वेव नहीं पूछ रहा है तो ये सोनार ही होगा। ठीक है ना। अच्छा इसमें वेव कौन सा होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। कौन सा वेव? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। सब वेव चेक कर ले रहे कौन। तो ये देखो जो सोनार में ना अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है। क्या वेव यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव। ये है। उसके बाद है कि ये जो है ये छोड़ो इधर। यहाँ पे देखो इसका इंग्लिश हम बोल दे रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश बोल दे रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना वो किस में यूज होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहाँ का यूज होता है? साउंड में सिस्मिक वेव में बताए थे 3S। हाँ। साउंड में सिस्मिक वेव में स्लिंकी कॉइल। स्लिंकी
कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ याद कर लेना। स्लिंकी का आप मतलब बोले थे स्लिंकी कोयल पर क्या नहीं, लेकिन हमको समझ नहीं आया, गूगल पे भी दिया तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एग्जांपल याद करो ना, जो समझ सब चीज़ समझिए जाएगा। स्लिंकी कोयल 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है अभी याद कराएं। 22 पे 344, 25 पे पूछे तो 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, अभी बताएं, अभी तुम्हारा एनसेट में एक चैट बताया था, तो गैस जैसे जैसे भारी हो रहा है साउंड का स्पीड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि जो साउंड का जो फार्मूला होता है ना वेलोसिटी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m के मास, मतलब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। 1 नहीं, मतलब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मास बढ़ेगा किसी गैस का तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/m। अब मान लो 4 गैस दे देगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो पता है ना कौन स्पीड साउंड कहाँ कम होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बाद में बेरिलियम आता है ना। ऑक्सीजन दे देगा तो ऑक्सीजन का और कम हो जाएगा, उसमें ऐसे फंसाएगा, ठीक है एकदम। तो आप अभी अपना मुंह आयरन लगा के बोलेंगे तो आपको कस के आवाज आएगा, हमको आएगा कस के, और अभी बोलेंगे तो कम आ रहा है। जब ध्वनि का नहीं देखता पट, ऐसे तुमको हवा में सुनाई पड़ता है साउंड, ट्रेन नहीं, तो पहले का लोग क्या करता था, चोर सब पटरी पे कान लगाता था कि ट्रेन आ रहा। जब अब यहाँ पे देखो, जब हिंदी में लिखा, लेकिन तुम समझाते रहेंगे जिसमें अच्छा बुक में भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे होता था। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, उसमें क्या चेंज नहीं होता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। लाइट में होता था एक ऐसे वाला घटना, और नहीं होता था एक ऐसे वाला घटना, होता था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो साउंड में भी ये दोनों घटना होता है, साउंड में भी ये दोनों घटना होता है। साउंड में से जाएगा वापस आर पर आ सकता है, ये भी हो सकता है साउंड में। तो साउंड में जब दोनों घटना होता है तो क्या चीज़ नहीं होता है, तो हम बताए थे कि लाइट में भी दोनों चीज़ होता था, एक चीज़ चेंज नहीं होता था। फ्रिक्वेंसी इतना फ्री थोड़ी है जो चेंज हो जाएगा, लाइन याद आ रहा है, फ्रिक्वेंसी इतना फ्री थोड़ी है जो चेंज हो जाता है। साउंड में भी सब चीज़ चेंज हो जाएगा, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, साउंड का स्पीड बदल जाएगा। जब मीडियम बदलेगा, मान लो एयर है तो वाटर में कैसे स्पीड बदल गया, वेवलेंथ है वो भी बदल जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है, साउंड का नहीं लाइट का, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, लिख लेगा, ये लाइन लिख लेना। अब यहाँ पे है ना कुछ रे के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये चैप्टर ही शुरुआत होता है वेब पे, ख़त्म भी हो जाएगा वेब पे। तो इसमें रे है, जैसे कि एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल। अब लिखने वाला जो काम है वो सारा लिख लिए, यहीं तक लिखने वाला, ठीक है। और जो है तुमको लिखने वाला, तो अब क्वेश्चन आंसर में बताएंगे ना, समझने में सब चीज़ समझ गया, टॉपिक ख़त्म। 10-15 क्वेश्चन और है, ईयर बाकी, उसमें भी लिखना हो। हाँ उसकी चलो ये पहले बताते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो एक स्पीड पूछता है ना, अल्फ़ा बीटा गामा में किसका सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, जिसमें रेडियो एक्टिव निकलता है, उसमें से 3 वो निकलता है, अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है गामा का, और सबसे कम अल्फ़ा का, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड गामा का, फिर बीटा का, फिर सबसे कम अल्फ़ा का। कैसे याद रखोगे, तो गामा दूध पिएगा, गामा दूध आता है तो तेज़ में दौड़ने लगेगा, ठीक है, तेज़ में दौड़ने लगेगा। वेवलेंथ किसका होगा, तो वेवलेंथ जो होगा सबसे ज़्यादा गामा का ही, सबसे तेज़ दौड़ रहा है तो सबसे आगे तक कौन जाएगा, गामा ही जाएगा ना, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ भी किसका होता है, गामा ही का। और सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा भारी होता है अल्फ़ा। ये सबसे ज़्यादा भारी है तभी तो सबसे तेज़ नहीं दौड़ पा रहा है, स्लो है। और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होगा, तो ये अल्फ़ा का। भारी है तो लेकिन ये धीरे ही जाएगा, लेकिन अंदर तक पूरा कहीं पे जाएगा तो क्या करेगा, छेद कर देगा, क्या करेगा, छेद कर देगा। तो ये याद हुआ। अब यहाँ पे देखो कि बताए थे ना कि ये जो होता है टाइम गैप, साउंड जाके वापस आ जाता है कितना सेकंड में, 0.1 सेकंड से भी कम में, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आएगा कि मच्छर की दहाड़ और शेर की दहाड़ में क्या, मच्छर की बनबनाहट और शेर की दहाड़ में क्या अंतर है, किसका जो है तारतम्य यानी कि लाउडनेस अधिक होगा। शेर का दहाड़। शेर में क्या होगा, ज़्यादा लाउडनेस अधिक होगा तो उसका पिच कम हो जाएगा, मच्छर में पिच अधिक होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब सवाल आएगा। अब यहाँ पे ये है तुमको बता रहे हैं हिंदी में आ गया, मतलब कि यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड का दिया हुआ तुम्हारे बुक में यूज। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किस में करते हैं, देख तो सोनार में करते थे अभी, सोनार में। फिर से वायुयान के अवयवों का साफ सफाई, मतलब कि जो एरोप्लेन वगैरह होता है ना, तो इसका पार्ट जो इतना रहता है कोना कोना में, इसका साफ सफाई करना रहता है, तो साउंड से ही साफ हो जाता है वो, अल्ट्रासोनिक साउंड से। हाँ ऐसा कैसे? आवाज़ से है ना, आवाज़ से किडनी स्टोन भी टूट जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड से। अब उसके बाद ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें हार्ट का जो इमेज लिया जाता है तो अल्ट्रासोनिक साउंड करके ही लिया, नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने। धातुओं का दरार का पता लगाने के लिए, मतलब मान लो कि कोई मेटल है तो इसके अंदर दरार है कि नहीं, तो इसमें साउंड भेजेंगे, वापस आ जाएगा तो पता चल जाएगा क्या चीज वहाँ पे दरार नहीं है। ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे बुक में, वो हम लिखाने के समय बताएंगे, अभी तुम कॉन्सेप्ट में बन रहा है उसके बाद लिखने वाला आएगा। ठीक है, तो यही सब जगह यूज होता है। तो बोलो ईसीजी में यूज होता है, बिल्कुल होता है। एरोप्लेन की साफ सफाई पार्ट पुर्जे में होता है, बिल्कुल होता है। सोनार में होता है बिल्कुल है। धातु कोई मेटल है वो टूटा फूटा दरार उसका पता लगाने के लिए होगा, बिल्कुल होगा। अब ये लिखना है तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छा से, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड क्लीनिंग में, किस में होता है, क्लीनिंग में, क्लीन्स हार्ड टू रीच एरियाज लाइक स्पिरल और शेप, अल्ट्रासोनिक वेव डीएचए डस्ट, तो इतना ही सब नहीं लिखना है, ये लिख लेना। अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है, डस्ट को डीअटैच कर देता है, ग्रीस एंड डर्ट इन द क्लीनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फॉल्स डिफ्लेक्शन, ये बीच का यूज होता है। तो डिटेक्ट, ये तो पूरा ही याद करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट ही है ये। ठीक है, इसको लिख लेना पूरा। डिटेक्ट क्रैक एंड डिफेक्ट इन मेटल ब्लॉक यूज्ड इन द स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग जो है इंजीनियर सब कैसे चेक करता है कि कोई दरार है कि नहीं उसमें, इस साउंड भेज के, पुल कहीं दरार बच गया तो नहीं इसमें, ऐसे यूज करके साउंड। अल्ट्रासोनिक रिफ्लेक्ट द बैक फ्रॉम द डिफेक्ट एंड इंडिकेटिंग द एयर परजेंस, जहाँ पर भी डिफेक्ट होगा ना वहाँ से साउंड वापस आ जाएगा टकरा के, इससे पता चल जाता है कि उस जगह पे क्या है, डिफेक्ट है। तो ये लाइन लिख लेगा, इसमें ये लाइन लिख लेगा, क्लीनिंग, ये पॉइंट फॉर डिप्रेशन, ये पॉइंट हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। दिया एनसीईआरटी में अच्छा से, इसी का इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। फिर मेडिकल एप्लीकेशन में भी अल्ट्रासाउंड साउंड का यूज होता है, पता थे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में। अल्ट्रासाउंड साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द हार्ट पास टू क्रिएट द इमेज ऑफ द हार्ट के पास भेजा जाता है, वापस आता है तो इमेज उससे हमको मिलता है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में जनरेट द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, पता ही है तो होता है नहीं। फिर से यूज टू डिफेक्ट द स्टोन्स ट्यून्स, हमको इसी से पता चला था कि तो ये यूज होता है। ठीक है, सब लिख लेगा। हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द फिटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर, नहीं होता है लोग नहीं कराता है ये इसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो इसका यूज होता है। फिर से इसके पता लगाने के लिए, फिर इसमें क्या होता है कि में कि ब्रेक करेगा इसको स्टोन को इनटू फाइन ग्रेन्स विच आर एक्सपेलेड थ्रू द यूरिन, समझ गया छोटा पार्ट करके उसको टॉयलेट में डाल देता। तो ये सिंपली पूछ भी सकता है कि यूएस साउंड का क्या है, बताइए कि इसमें जो है मेडिकल इन द मेडिकल फील्ड्स व्हाट विल द एप्लीकेशन ऑफ द यूएस साउंड, तो ये पूरा लिखना होगा। समझ में आ रहा है। अब एक पोलराइजेशन बताए थे, पोलराइजेशन एक फिनोमेना होता है, घटना किस में, लाइट में होता है, मैंने ट्रांसवर्स वेव में, तो तुम बता ही देते इसको नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो कि एक मान लो कि एक माउंटेन है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी है वहाँ पर, ठीक है ना, डिस्टेंस है, ये माउंटेन है, ठीक है ना, ये माउंटेन है, यहाँ से हम भेज रहे साउंड तो वापस टकरा के आ जाएगा नहीं यहाँ पे, हाँ आ जाएगा। दूरी 100 मीटर है तो वापस कितना आ जाएगा, 100 मीटर, 100 मीटर ही ना वापस आएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो हमको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा साउंड, एक बार गया एक बार आया ना, 200, तो 200 सर सवाल में क्या करेंगे, अपने से ले लेंगे, एक बार गया एक बार आया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताओ ये जो होने के लिए हम बताए थे, यहाँ पे इसे बोल दिया कि 3/5 सेकेंड वो वापस आता है,
3/5, तो यहाँ पे 3/5 निकाल दो, रख दो, ऐसे नहीं निकाल देगा। हाँ हाँ, v इज इक्वल्स टू 100/3/5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपको 20 में टीचर चलो, 360 v इज हम इक्वल्स टू समझ 60। गए। अच्छा, ये वो क्वेश्चन ये आ गया है, बताओ तुम्हारे अति का सिलेबस का है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसमें से कौन जी का वैल्यू दिया हुआ? 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11 20 स्मॉल जी, बड़ा जी, बड़ा जी, 6 ना, ऊपर वाला होगा। यही जानबूझ के दिए सवाल। अरे पगला, 9.8 होता है वो भी छोटा जी का, 10 उन कहाँ होता है पावर 11, कोई इसमें से वैल्यू नहीं है। बड़ा जी का वैल्यू नहीं बताए थे। 6.67 × 10 के पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इसको डाइन में पूछा था 6.67 × 10 के पावर -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, डाइन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ऐसे ही फंसाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे कुछ वेब का और यूज पूछता है तुमको। जो जो सीटी स्कैन होता है इसमें नहीं होता है, ब्रेन का सीटी स्कैन, तो इसमें किसका यूज होता है? तो एक्सरे का। किसका यूज होता है? एक्सरे। अल्ट्रासोनिक नहीं मारते ना उसमें, पढ़े हो अभी? नहीं ना, पता है आपको एगो फैक्ट? हाँ बताना। एक जैप पद्धति जिसमें ये आपसे कोई इसमें बताओ कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो राशन मत में आप लिख दे रहे यूएस का यूज होता है, यूएस साउंड का, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो किस में यूज होता है? ईसीजी में। प्रेगनेंसी, हाँ ईसीजी। प्रेगनेंसी लिखा हुआ है नहीं मतलब वो टेस्ट, मतलब ईसीजी समझ ही जाएगा ना, तो पता है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि साउंड का जो तीव्रता डेसिबल में नापा जाता है, पता है ना? साउंड का जो कितना लाउडनेस उसको डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल। अच्छा, अधिकतम डेसिबल का क्षमता कितना हो सकता है जिसके ऊपर नहीं सुना जा सकता 95 आदमी? तो 95 डेसिबल। वस्तु के वेग तथा उसी के माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनियों का वेग का अनुपात क्या कहलाता है? मैक संख्या। मैक संख्या जो होता है ये रेशियो होता है ऑब्जेक्ट के स्पीड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जेक्ट के स्पीड बाय स्पीड ऑफ मैक साउंड का ही लिख लेना फॉर्मूला, दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही था। मैक साउंड का फॉर्मूला होता है, मैक नंबर एक होता है। जब हम लोग जब डिफेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भारत सरकार जब बनाता है ना एरोप्लेन ये सब, तो उसको बोला जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस साउंड की स्पीड के आधार पे बोला जाता है। किसी का मैक का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। सुपरसोनिक के लिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे ही होता है मिल, ठीक है ना? हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, तो ये एक क्या है, ये सब मैक नंबर क्या है? मैक नंबर। मैक नंबर ही बताता है कि वो हाइपरसोनिक है कि सुपरसोनिक है। तो मैक नंबर क्या है कि रेशियो है ऑब्जेक्ट का स्पीड बाय साउंड का स्पीड। नीचे में साउंड का स्पीड, ऊपर में ऑब्जेक्ट का स्पीड। अगर इसका वैल्यू आ रहा है 12 में, पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के स्पीड साउंड की स्पीड से भी क्या है? बड़ा है। तो यही इंग्लिश में देखा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड टू द स्पीड ऑफ द साउंड। तो क्या आंसर होगा? मैक नंबर। क्या होगा? मैक नंबर। मैक नंबर। अब जो रडार होता है, रडार, रडार नहीं होता है रे, अभी डिफेंस सेक्टर में यूज होता है। हाँ हाँ रडार। तो रडार जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस पे आधारित होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। सब अल्ट्रासोनिक भेजेगा, रेडियो वेव्स पे क्या होता है? रेडियो वेव। वापस यहाँ से आके रेडियो वेव्स टकरा के, ठीक है? भारत पाकिस्तान में रडार नहीं हाँ खड़ा किया था, तो वो ड्रोन गिरा दे रहा था, तो रेडियो वेव से ये आता है खोज के कि वहाँ पे मिसाइल आ रहा है, फिर यहाँ से क्या करेगा? हिट कर देगा उतने टारगेट पे। एफएम का जो होता है, एफएम का जो होता है ये ब्रॉडबैंड, तो एफएम का कितना होता है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्या है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे ही बता दिए बच्चों ने। 106.4 एफएम रेडियो दमा। एफएम चलता है हमेशा 88 से लेके, तो एफएम चलता है हमेशा 88 से लेके 108 तक के बीच में, ठीक है? ये सब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। तो पोलराइज कौन हो सकता है? केवल ये पोलराइज कौन हो सकता है? केवल ट्रांसवर्स वेव्स। कौन हो सकता है? ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव हो सकता है कभी पोलराइज? नहीं ना। रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, ये सब कैसे हो गया सर? तो ये हो नहीं, ये अल्ट्रा केवल कौन हो सकता है? ट्रांसवर्स वेव्स। कौन हो सकता है? ट्रांसवर्स। उसमें भी कौन? लाइट में। तो ना ही साउंड वेव पोलराइज होगा, ना ही रेडियो वेव, ना ही यूवी रेज, ठीक है?
एक सेकंड रुकिए, इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ना पोलराइज हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी पोलराइज हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है बता, तो क्या बताते हैं? गाया बीजू इन्फा मारे, लिखा है कॉपी में? कहाँ लिखा है तो उसे? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पोलराइज हो सकता है, ये सब पोलराइज हो सकता है कि साउंड वेव क्या है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ना ही ये ट्रांसवर्स वेव्स है क्या? नहीं। सोनार में किसका यूज होता है? यूएस वेव का, अल्ट्रासोनिक। फिर यहाँ पे कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है? तो गाया बीजू इन्फा गामा रे है, इंफ्रारेड है, अल्फा रे है क्या? अल्फा बीटा गामा नहीं, गामा है, अल्फा बीटा क्या है? रेडियो एक्टिव वेव्स है। गामा भी रेडियो एक्टिव वेव्स है, लेकिन अल्फा गामा क्या है? ये भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये तुम्हारे में आ सकता है कि जो यहाँ पे बोल रहा है ना कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कोई वेव है जो शरीर में जब दर्द होता है आदमी को, तो उसको जो होता है सेकैया नहीं होता है कि सेकैया कराने जा आदमी, तो उसमें यूज होता है, मतलब कि हॉटनेस के लिए। कौन सा होगा? तो देखो, यूवी रे तो हानिकारक होता है, यूवी रे होगा, यूवी रे सन से निकलता है। इंफ्रारेड रे क्या है? इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे याद रखना कि उसमें ये हॉटनेस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हॉटनेस प्रोड्यूस करता है। रिमोट में जो टीवी होता है उसमें से भी सिग्नल कैसे पकड़ता है? तो इंफ्रारेड वेव ही निकलता है उसमें से भी, ठीक है। तो इसमें इसका प्रयोग होता है, याद रहेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा। क्या है? लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर दिया ना, ईयर का स्ट्रक्चर निकालो। तो देख भाई, थोड़ा इस यहाँ से अब जो भी पढ़ाएंगे एग्जाम में नहीं पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ से जो भी पढ़ाएंगे चैप्टर इंड है, ये क्या है? एक्स्ट्रा ज्ञान की बकचोदी, ठीक है ना। अब यहाँ साउंड में क्या होता है? एक आउटर ईयर जिसको बोलते हैं पिन्ना, याद है? हाँ, पढ़े क्लास। पिन्ना पी कर साउंड क्या करता है? कलेक्ट करता है बाहर वातावरण से, और इसको फिर किसके पास भेज देता है? ऑडिटरी कैनाल के पास, ठीक है ना। ऑडिटरी कैनाल किसको बोलते हैं? तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डायरेक्ट साउंड वेव को फिर किसके पास भेज देता है? ईयर ड्रम से। पिन्ना से साउंड लिया कौन? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल किसके पास साउंड भेज देता है? ईयर ड्रम के पास। कैनाल है तो कैनाल मतलब समझे एक पाइप जैसा है। फिर एक है ईयर ड्रम, साउंड कहाँ पहुँच गया? ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। पूछेगा कान में टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन पूरे शरीर में कहाँ पे होता है? तो कान में, ईयर ड्रम के पास। एक थिन मेम्ब्रेन है, वो वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम या टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेट करेगा। किसके रिस्पॉन्स में? तो रिस्पॉन्स टू प्रेशर वाइब्रेशन की काउज्ड होगा साउंड वेव के द्वारा। तो साउंड आएगा, प्रेशर जनरेट करेगा वेव, तो इसी कारण ये वाइब्रेट करेगा। फिर मिडिल ईयर, हमारे कान में 3 वो बोन है, इस तीनों बोन के समूह को ऑसिकेसल्स बोलते हैं। इसमें जो हैमर, एनविल, स्टीरअप, हैमर एनविल स्टीरअप कहाँ का हड्डी है? तो बोलना कान का, हैमर एनविल स्टीरअप। ये साउंड को क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से ले लेगा उसको, फिर एम्पलीफाई करेगा, आगे की ओर भेजेगा। फिर इनर ईयर, आउटर ईयर को कहते थे पिन, ये इनर ईयर को बोलते हैं कॉल किया। इनर ईयर को बोलते हैं कॉल किया। कॉल किया को क्या, कॉल किया क्या करेगा? वो जो ईयर ड्रम के पास आया है ना प्रेशर वाइब्रेशन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो कैसे याद करेंगे? कॉल किया, तो कॉल किया, कॉल कैसे करोगे? जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? कॉल किया। फिर एक और, एक तक ऑडिटरी कनाल था, ये ऑडिटरी नर्व है। तो नर्व जहाँ पर आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? दिमाग का बात। तो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कॉल किया बदल के दिया है वो किसके पास भेज देगा? ब्रेन के पास। किसके पास भेज देगा? ब्रेन के पास। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी स्टेपस, वही कान में का। विच पार्ट ऑफ ईयर कलेक्ट द साउंड वेव? कौन कलेक्ट करता है साउंड वेव को? तो वहाँ पे पिन्ना कलेक्ट करता था, पिन्ना नहीं है तो उसके बाद कौन आता था? ईयर कनाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईयर कनाल। फिर से विच स्ट्रक्चर वाइब्रेट इन रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव? कौन वाइब्रेट करता था? ईयर ड्रम। इसी को कौन सा मेम्ब्रेन था इसमें? टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉल किया? तो कॉल किया क्या है? कॉल किया कब करेगा? जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो वो
जो वाइब्रेशन आता है उसको किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, ट्रांसमिशन के लिए। तो वही घुमा फिरा के लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। विच पार्ट ऑफ द ईयर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस। कान नहीं भी रहेगा फिर भी जिंदा रहेगा। कान का काम क्या है, तुम्हारे शरीर का बैलेंस बनाना। चश्मा उश्मा कैसे बनेगा, तो वही जो शरीर का बैलेंस बनाने में मेनली जो इंपॉर्टेंट है कान का भाग सेमी सर्कुलर कनाल। ये क्या है, एक लिक्विड भरा रहता है इसमें, सेमी सर्कुलर कनाल। कान नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा रहेगा, तो बोल तो रहे इसका मेन काम है कान का वही बैलेंस बनाना। What connects the middle ear to the throat and helps equalize pressure। यहाँ पे which part of the ear contains the sensory cell responsible for the hearing। contains sensory cells। sensory cells कहाँ पे होगा, तो इसी पास कॉल किया के पास ही रहता है सेंसरी सेल्स। तभी तो ये क्या करता है ये जो ईयर ड्रम से आता है साउंड उसको भेज देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के किसके पास, ऑडिटरी नर्व के पास। तो सेंसरी सेल कहाँ पे है, कॉल्किया के पास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिटरी नर्व, तो हियरिंग सुनने के लिए। विच पार्ट ऑफ द ईयर एम्पलीफाइज द साउंड वाइब्रेशन, बताए थे एम्पलीफाई कौन करता है, कान का हड्डी मिडिल ईयर में जो कौन कौन होता है, हैमर, एनविल और स्टीरप्स। और तीनों को समूह को क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। कान में यही तो साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है साउंड वाइब्रेशन को। व्हाट हैपेंस व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक इन द ईयर ड्रम, जब साउंड वेव ईयर ड्रम पे जाएगा तो वाइब्रेट करेगा। अब उसके बाद ईयर ड्रम किसको भेज देगा, किसको भेज देता था, कॉल्किया को। What is the part of the बैठो अभी, what is the part of the ear helps in the localization of sound। कौन सा जो पार्ट है हेल्प करेगा, लोकलाइजेशन मतलब कलेक्शन ऑफ साउंड, तो पिन लोकलाइजेशन मतलब कलेक्शन ऑफ साउंड। बीच पार्ट ऑफ द ईयर कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन, कौन करता था, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते थे, ईयर ड्रम को ही तो बोलते थे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, याद आ रहा है। साउंड वेव आया अब वाइब्रेशन में बदल गया, कौन, ईयर ड्रम ही तो होता था, उसी को क्या बोलते थे, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसी को क्या बोलते थे, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। कॉल्किया का काम क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना। पिन्ना क्या करता था, तुमको प्रोटेक्ट करेगा कान को बाहर वाला, इसी को बोलते हैं पिन्ना। एक साउंड को कलेक्ट भी करता है, सबसे पहले कलेक्ट करता है। What structure of connects to the three obstacle in the middle ear, तो बताए थे तीन वो पार्ट है, तीन को बोन है, उसमें बीच में रहता है एनविल, इसी का नाम है इनकस भी नाम है, क्या नाम है, एनविल इनकस। खत्म। Which membrane is also called the eardrum, tympanic membrane। Which is the visible part of the ear that project from the side of the head। पिन नहीं तो दिखाई पड़ता है कान का बाहर पार्ट जो है। The three tiny bones in the middle ear are also known as ossicles। सेमी सर्कुलर कैनाल कौन है, जो मेन यही रिस्पॉन्सिबल है शरीर के बैलेंस बनाने में कान का, तीन वो होता है। ये तो बता ही दिए। गर्म कौन प्रोड्यूस करता है, बस 5 मिनट रुक रहेगा, ठीक है, क्योंकि सब था। अच्छा ठीक है, चलो तो बताए थे घाव के सिखाइए में किसका काम आता है, इंफ्रारेड का, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था वेव, बताए थे टीवी में कौन सा रे रहता है, इंफ्रारेड। रिमोट नहीं होता आगे में देखना, वहाँ से वो थी बल्ब टाइप का बढ़ता है, इंफ्रारेड निकलता है उसमें से। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, रेडियो वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, कौन सा, रेडियो वेव। माइक्रोवेव खाना गर्म करने में, याद है, माइक्रोवेव से ही तो खाना माइक्रोवेव बनेगा। यहाँ पे इंफ्रारेड के बारे में कुछ क्या है ये दिया हुआ कि किस में यूज होता है इंफ्रारेड के बारे में। तो पेन रिलीफ में, घाव से कहिए में, घाव भरने में इंफ्रारेड का यूज होता है, टिश्यू रिपेयर में, ऑटोइम्यून डिसीज में, किसी को इम्यून का डिसीज होता है तो इंफ्रारेड का यूज होता है इसमें। स्किन कंडीशन में, स्किन केयर तुमको करना है तो इंफ्रारेड लगा लो। कैसे याद रखोगे, स्किन केयर रूटीन में यूज होगा तो स्किन इंफ्रारेड मतलब रिमोट से तुम्हारा मुंह स्किन क्या होगा, सुधर जाएगा, रिमोट में ही होता है। ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग में इंफ्रारेड रेडिएशन कैन बी यूज बाय इनटू ड्राई एंड प्रोसेस मटेरियल, मतलब कि कोई चीज़ को सुखाना है ना तो तब भी इंफ्रारेड यूज करें, क्योंकि गर्म है तो सुखा ही देगा। हीटिंग में तो बता ही दिए। एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है कि इंफ्रारेड यूज इन एस्ट्रोनॉमी, इंफ्रारेड रेडिएशन कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट आर टू कोल्ड और फैन टू बी सीन विद द नेकेड आई,
जो बहुत ठंडा ऑब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी में, उसको इंफ्रारेड से देख सकते हैं, ये गर्म है। रिमोट कंट्रोल में तो होता ही, तो बता ही दिए। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है तुमको, ऑप्टिक नहीं होता है ये जियो डाटा वाला, इंफ्रारेड यूज होता है उसमें भी। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो कैमरा रात में काम करता है कैसे, तो इंफ्रारेड निकलता है उसमें से। अंधेरा में कैमरा नहीं काम करता है, दिखाई देता है, फिर भी इंफ्रारेड निकलता है उसमें से। गामा रेड तो ये सबसे क्या है, सबसे पहलवान है, सबसे तेज दौड़ेगा, और जो है दूध पिएगा गामा का, सबसे तेज दौड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, लेकिन इसका पेनिट्रेटिंग क्षमता क्या है, कम है। इसका यूज़ किस में होता है, तो इसका रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी जहाँ भी शब्द है गामा का यूज होगा। रेडियोथेरेपी मतलब वो होता है कि रेडियोथेरेपी साइंस का ही पार्ट होता है रेडियोथेरेपी, उसमें गामा रे, गामा नहीं, फिर रेडियो सर्जरी में भी इसका ज़्यादातर बीमारी में यूज होता है गामा रे। फिर से डिसइंफेक्शन में भी ऐसे यूवी रे का भी यूज होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पानी का उसको मार देगा। फिर एक स्टेरिलाइजेशन होता है, इसका ट्रिक GS, मतलब जी से गामा रे, एस से स्टेरिलाइजेशन में गामा रे का यूज होगा। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, तो जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होता है ना, फूड होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसको हटाने के लिए ऑपरेशन करना है तो उसको हटाने के लिए ये इसका यूज होता है। उस प्रोसेस को करते हैं स्टेरिलाइजेशन, गामा रे का। ऑक्जेलिक एसिड से तुम अगर किसी का है ना सिग्नेचर मिटाना है ना, तो ऑक्जेलिक एसिड लगा देना उस पर, जमीन का कागज तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, द वेव्स यूज इन द कॉमन टीवी रिमोट आर कॉल्ड इंफ्रारेड यूज होता है। फिर से द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बताएं रेडियो वेव्स। बस 5 मिनट और। द विच टाइप्स ऑफ वेव यूज इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बताएं। रेडियो वेव यूज होता है, लेकिन माइक्रोवेव का भी यूज होता है, ठीक है ना। अगर दोनों आंसर दिया तो माइक्रोवेव, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर से होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर चेंज इन द आइटम, पता है अल्फा बीटा गामा निकलता है उसमें से, न्यूक्लियर चेंज होता है जब। गामा रेज आर, गामा रे के पास हाई एनर्जी रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कि लो एनर्जी, हाई एनर्जी, गामा का दूध पिएगा तो हाई एनर्जी रहेगा। रेडिएशन विद द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसके पास होगा, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। इस सब में पूछ रहा है तो गामा के पास होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा में पूछ रहा था तो अल्फा के पास। इस सब में पूछ रहा है तो गामा के पास। ऐसे गाय अभी जो इन्फा मारे तो रेड जो आता है उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और इधर गामा के पास वेवलेंथ कम होता है, लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। बताएं कि नहीं बताएं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, इंफ्रा के पास। किसके पास, गामा ही के पास होता है। फ्रीक्वेंसी किसके पास सबसे ज़्यादा होगा, हाँ गामा, गामा के पास होगा, चलो मान लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए रेज इज न्यूट्रल इन नेचर, गामा रेज इसके पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब एक्सरे, एक्सरे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो एक्सरे का यूज़ तो तुमको पता ही है, डायग्नोसिस करने में, इमेज करने में, बोन हड्डी से के बाद थेरेपेटिक इंस्पेक्शन थेरेपी में। फिर उसके बाद गाइडेंस प्रोड्यूसर, मेमोग्राफी, एक्सरे इसमें होता है ब्रीडिंग इंसेक्शन, स्ट्रक्चर। एक्सरे डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सरे कोई जो है एक्सरे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसके पर चार्ज नहीं रहता है ना, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये पोलराइजेशन शो करेगा कि नहीं, ये ट्रांसवर्स वेव है तो शो करेगा ही, है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो करेगा ही, ऐसे भी ट्रांसवर्स वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स के अंदर ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरे इज नॉट ट्रू, दिस कैन बी जनरेट, एक्सरे को मेटल के साथ बॉम्बार्डिंग करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के तहत पैदा कर सकती है, सही है। ड्यू टू दियर शॉर्टर वेवलेंथ कैन बी यूज फॉर द रडार सिस्टम, रडार सिस्टम में इसका यूज करते थे, रेडियो वेव का यूज करते थे। These are also used in the for the treatment of, ठीक है, इस सब में यूज करते हैं इसका एक्सरे का। एक्सरे प्रोड्यूस बाय एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन द टारगेट, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो बता थे मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करके, जोड़कर, बॉम्बार्डिंग करके। बॉम्बार्डिंग मतलब जोड़ना ही ना, टकराना। एक्सरे कैन बी यूज टू इंस्पेक्ट वेल्डिंग जॉइंट्स, वेल्डिंग में यूज होता है एक्सरे का, ठीक है ना। वेल्डिंग जॉइंट्स मतलब वो नहीं होता है रे, जॉइंट्स को बनना है, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जिसके पास शॉर्टर वेवलेंथ है। अच्छा ये याद रखो, माइक्रोवेव में भी यूज होता है ना,
माइक्रोवेव में भी हीट निकलता है, इंफ्रारेड में भी हीट निकलता है, दोनों हीट निकलने वाला ये वेव है। कहते हैं माइक्रोवेव रडार में किसका यूज होता है? आर से रडार, आर से रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का और किस में यूज होता है? तो ये सब रेडियो में, रडार में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी रेडियो वेव का यूज होता है, बता ही थे। ब्रॉडकास्टिंग में भी, एमआरआई में भी, रडार, ये सब। इंडस्ट्री में क्या है? रेडियो वेव है ना, ये मटेरियल्स को हीट करता है, खाना, इसमें भी थोड़ा हीटिंग प्रोसेस है। द रेडियो वेव्स क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे यूवी रे को कहाँ से पास नहीं करा सकते? देखो बहुत जगह से पास करा सकते, इसको याद रखें, ग्लास से पास नहीं करा सकते इसको। यूवी रे को ग्लास से पास नहीं करा, ग्लास से तोड़ देगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे, अच्छा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द काउंटरफिट करेंसी एंड फ्रॉजरी इन डॉक्यूमेंट्स? अगर कोई करेंसी हो, उसमें जालसाजी हो जाए, नकली करेंसी है कि असली है, नहीं देखता, वो जो लगा रहता है वो मशीन, या फिर डॉक्यूमेंट है वो असली है कि नकली है, तो पुलिस क्या चीज़ का यूज़ करता है? यूवी रे का ही यूज़ करता है। उसमें किसका यूज़ करता है? यूवी रे। यूवी रेस का ही यूज़ करता है, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे? अल्ट्रा रे है तो अल्टर ही का हम चेक करेगा, यूवी रे से ही चेक होता है सब चीज़, ठीक है। अच्छा यूवी रे से पता था बैक्टीरिया को मारने का भी ताकत है यूवी रेज में। एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया इन द टेस्ट ट्यूब यूज्ड इन पैथोलॉजी लैब्स। यूवी रे पता है कि जो इनएक्टिवेट या किल करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाटर में, ठीक है। बाकी तो ये सही होगा, ये दोनों क्या है? गलत है। इट रिमूव ऑल अनडिजायरेबल ऑर्डर फ्रॉम द वाटर, नहीं उस नहीं, बैक्टीरिया ही सबको मारेगा। सेडिमेंटेशन में भी इसका कोई रूल नहीं। विच टाइप्स ऑफ वेव इज यूटिलाइज इन द नाइट विजन इक्विपमेंट? कौन? इंफ्रारेड बताए थे, खत्म। अब बोलो, अब तुम क्या बोलना? देखो 2/3 पार्ट को इसका कंट्रोल था। 11 स्टेट्स, सारा एरिया में बांटा हुआ था इंडिया को पूरा, है ना। जैसे मद्रास रेजिमेंट था, 565 प्रिंसली स्टेट था। कितना था? 565 प्रिंसली स्टेट। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम समझ गए। अब इंडिया हैज़ ब्रिटिश प्रोविंस 17 प्रोविंस था, 565 प्रिंसली स्टेट था। पूरे इंडिया को दो चीज़ में डिवाइड करके रखा गया था। एक तो ब्रिटिश भारत, जिस उसी में था 17 वो प्रांत, और 565 वो प्रिंसली स्टेट। तो तुम्हारा आंसर है 17। प्रिंसली स्टेट कवर 1/3 एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है ना। और जो प्रिंसली स्टेट था वो पूरे भारत का कितना था? 1/3 था, ठीक है। 17 565, 17 565।